नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और प्रेमचंद की अनसुनी कहानियों के कार्यक्रम में। देरी के लिए विलंब इस विलंब के लिए, इस देरी के लिए मैं माफी चाहता हूं। आशा है आप लोग जुड़ रहे हैं। कृपया कमेंट का इस्तेमाल कीजिए और हमें बताइए कि आप ऑनलाइन हैं। इस हफ्ते की बाकी तीनों कहानियों की तरह आज भी आपके लिए हम एक अनसुनी कहानी लेकर आ रहे हैं प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, नवाब राय ये उनका असली नाम था। इस नाम से उन्हें जाना जाता था और ये नाम उन्होंने बदली किया बहुत बाद में, क्योंकि इनकी जो किताब थी उस किताब पर ब्रिटिशर्स की बैन हो गई थी। तो इन्होंने ये नाम बदली किया ताकि ये और कहानियां लिख सके, और हमें खुशी है कि इन्होंने ऐसा किया। तभी हम आज इनकी सारी कहानियां पढ़ पा रहे हैं। इतनी सारी कृतियां हैं जिसका आनंद ले पा रहे हैं। आज जो कहानी हमारी पढ़ेंगे वो है सुषमा जी, और कहानी का नाम है रसिक संपादक। ये कहानी बहुत ही रोचक है और बहुत ही अलग है। इस कहानी को सुनने के लिए आप लोग सब तैयार हैं? तो कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, मैं जल्दी से सुषमा जी का एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर सुषमा गुप्ता पीएचडी हैं, लेखक हैं, यूट्यूबर है, और इनकी 4 प्रकाशित किताबें भी आ चुकी हैं। जी हां, एक और मल्टी टैलेंटेड महिला। और ये हमारे साथ जुड़ी हैं कहानी क्लब में। कहानी क्लब एक ऐसी जगह है जहां पर हम हिंदी साहित्य पर चर्चा करते हैं, हम कहानियां बुनते हैं, हम कहानियां लिखते हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है, ये सभी कहानी क्लब के सदस्यों द्वारा ही हो पाया है। हम हर हफ्ते प्रेमचंद की एक नई अनसुनी कहानी आप तक ला रहे हैं। तो आज की जो कहानी जो है, प्रेमचंद की रसिक संपादक, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में है। नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि ये एक संपादक है। अब ये क्यों इंटरेस्टिंग है और क्या बातें होती है इनसे, ये आपको सुषमा जी ही बताएंगी अपनी कहानी के जरिए। सुषमा जी, वेलकम। स्वागत है आपका आज के नमस्कार कार्यक्रम में। जी, बहुत शुक्रिया। क्या और आप तैयार हैं हमें रसिक जी संपादक से बिल्कुल, मिलवाने के लिए? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ लोग भी जुड़ रहे हैं। अनुपम चितकारा जी जुड़ चुकी हैं, बनीता अग्रवाल जुड़ चुकी हैं, और भी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। और इसी तरह मुझे लगता है कि सभी तैयार है सुनने के लिए कि भाई कौन है ये रसिक संपादक और क्यों है इतने रोचक। जी, कहानी तो आज की जी, वाक़ई बहुत बहुत अलग और प्रेमचंद जी के लिखे हुए में से बहुत अलग कहानी है। तभी हमारे अनसुनी कहानी में से एक है। जी चलिए, बिल्कुल। और ज्यादा हाँ जी। विलंब नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी देरी हो चुकी है, और नहीं चाहते हैं कि ज्यादा लोगों को इंतजार करवाए। तो हुँ, कहानी की शुरुआत करते हैं आपके साथ। जी। कहानी का नाम रसिक संपादक, और जैसा कि आप जानते हैं लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। तो शुरू करते हैं। नवरस के संपादक पंडित चोखेलाल शर्मा की धर्मपत्नी का जब से देहांत हुआ है, आपको स्त्रियों से विशेष अनुराग हो गया है और रसिकता की मात्रा भी कुछ बढ़ गई है। पुरुषों के अच्छे अच्छे लेख रद्दी में डाल दिए जाते हैं, पर देवियों के लेख कैसे भी हों तुरंत स्वीकार कर लिए जाते हैं। और बहुधा लेख की रसीद के साथ लेख की प्रशंसा कुछ इन शब्दों में की जाती है। आपका लेख पढ़कर दिल थाम कर रह गया। अतीत जीवन के आंखों के सामने मूर्तिमान हो गया, अथवा आपके भाव साहित्य सागर के उज्जवल रत्न हैं जिनकी चमक कभी ना कम होगी। और कविताएं तो हृदय की हिलोरें,
विश्व वीणा की अमर तान, अनंत की मधुर वेदना, निशा का नीरव गान होती थी। प्रशंसा के साथ दर्शन की उत्कृष्ट अभिलाषा भी प्रकट की जाती थी। यदि आप इधर से गुजरे तो मुझे न भूलिएगा। जिसने ऐसी कविता की सृष्टि की है उसके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिलेगा तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। लेखिकाएं अनुराग में प्रोत्साहन से भरे हुए पत्र पाकर फूली ना समाती। जो लेख अभागे भिक्षुक की भांति कितने ही पत्र पत्रिकाओं के द्वार से निराश लौट आए थे, उनका यहाँ इतना आदर। पहली बार ही ऐसा संपादक जन्मा है जो गुणों का पारखी है, और सभी संपादक अहमन्य हैं, अपने आगे किसी को समझते ही नहीं हैं। जरा सी संपादकी क्या मिल गई, मानो कोई राज्य मिल गया। संपादकों को कहीं सरकारी पद मिल जाए तो अंधेर मचा दें। वह तो कहो कि सरकार इन्हें पूछती नहीं। उसने बहुत अच्छा किया जो ऑर्डिनेंस पास कर दिए, और स्त्रियों से द्वेष करो, यह उसी का दंड है। यह भी संपादक ही हैं, कोई घास नहीं छीलते। और संपादक भी एक जगत विख्यात पत्र के नवरस सब पत्रों में राजा है। चोखेलाल जी के पत्र की ग्राहक संख्या बड़े वेग से बढ़ने लगी। हर डाक से धन्यवादों की एक बाढ़ सी आ जाती और लेखिकाओं में उनकी पूजा होने लगी। ब्याह, गौना, मुंडन, छेदन, जन्म, मरण आदि तक के समाचार आने लगे। कोई आशीर्वाद मांगती, कोई उनके मुख से सांत्वना के 2 शब्द सुनने के लिए अभिलाषा करती, कोई उनसे घरेलू संकटों में परामर्श पूछती, और महीने में 10-5 महिलाएं उन्हें दर्शन भी दे जाती। शर्मा जी उनकी आवाई का तार या पत्र पाते ही स्टेशन जाकर उनका स्वागत करते, बड़े आग्रह से उन्हें एकाध दिन ठहराते, उनकी खूब खातिर करते। सिनेमा के फ्री पास मिले हुए थे ही खूब सिनेमा दिखाते। महिलाएं उनके सदातत से मुक्त होकर विदा होती। मशहूर तो यहां तक भी था कि शर्मा जी का कई लेखिकाओं से बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो गया है, लेकिन इस विषय में हम निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकते। हम तो इतना ही जानते हैं कि जो देवियां एक बार यहां आ जाती वह शर्मा जी की अनन्य भक्त हो जाती। बेचारा साहित्य की कुटिया का तपस्वी है, अपने विधुर जीवन की निराशाओं को अपने अंतःस्थल में संचित रखकर एक मूक वेदना में प्रेम माधुर्य का रसपान कर रहा है। संपादक जी के जीवन में जो कमी आ गई थी उसकी कुछ पूर्ति करना महिलाओं ने अपना धर्म मान लिया। उनके भरे हुए भंडार में से अगर एक क्षुधित प्राणी को थोड़ी सी मिठाई दी जा सके तो उससे भंडार की शोभा ही है। कोई देवी पार्सल से अचार भेज देती, कोई लड्डू भेज देती। एक ने पूजा का ऊनी आसन अपने हाथों से बनाकर भेज दिया। एक देवी महीने में एक बार आकर उनके कपड़ों की मरम्मत कर देती थी। दूसरी देवी महीने में 2-3 बार आकर उन्हें अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिला जाती थी। अब वह किसी एक के ना होकर सबके हो गए थे। स्त्रियों के अधिकारों का उनसे बड़ा रक्षक कोई नहीं मिलेगा। पुरुषों से तो शर्मा जी को हमेशा तीव्र आलोचना ही मिलती थी। श्रद्धा में सहानुभूति का आनंद तो उन्होंने स्त्रियों में ही पाया। एक दिन संपादक जी को एक ऐसी कविता मिली जिसमें लेखिका ने अपने उग्र प्रेम का रूप दिखाया था। अन्य संपादक उसे अश्लील कहते, लेकिन चोखेलाल इधर बहुत उदार हो गए थे। कविता इतने सुंदर अक्षरों में लिखी थी, लेखिका का नाम इतना मोहक था कि संपादक जी के सामने उसका एक कल्पना चित्र सा आकर खड़ा हो गया। भावुक प्रकृति, कोमल गात, याचना भरे नेत्र, बिंब अधर, चंपई रंग, अंग अंग में चपलता भरी हुई। पहले गोंद की तरह शुष्क और कठोर, आर्द्र होते ही चिपक जाने वाली। उन्होंने कविता को 2-3 बार पढ़ा और हर बार
उनके मन में सनसनी दौड़ जाती। तो वो कविता कुछ इस प्रकार थी। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? भाग सकोगे? मैं तुम्हारे गले में हाथ डाल दूंगी, मैं तुम्हारी कमर में करपाश कस दूंगी, मैं तुम्हारा पांव पकड़कर रोक लूंगी, तब उस पर सिर रख दूंगी। आहा, क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? छोड़ सकोगे? मैं तुम्हारे अधरों पर अपने कपोल चिपका दूंगी। उस प्याले में जो मादक सुधा है, उसे पीकर तुम मस्त हो जाओगे और मेरे पैरों में सिर रख दोगे। आहा, क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? नाम था कामाक्षी। शर्मा जी को हर बार इस कविता में एक नया रस मिलता था। उन्होंने उसी क्षण कामाक्षी देवी के नाम यह पत्र लिखा। आपकी कविता पढ़कर मैं नहीं कह सकता मेरे चित्त की क्या दशा हुई। हृदय में एक ऐसी तृष्णा जाग उठी है जो मुझे भस्म किए डालती है। नहीं जानता इसे कैसे शांत करूं। बस यही आशा है कि इसको शीतल करने वाली सुधा भी वहीं मिलेगी जहां से यह तृष्णा मिली है। मन मतंग की भांति जंजीर तोड़ाकर भाग जाना चाहता है। जिस हृदय से यह भाव निकले हैं, उसमें प्रेम का कितना अक्षय भंडार होगा। उस प्रेम का जो अपने को समर्पित कर देने में ही आनंद पाता है। मैं आपसे सत्य कहता हूं, मैं आपसे सत्य कहता हूं, ऐसी कविता मैंने आज तक नहीं पढ़ी थी और इसने मेरे अंदर जो तूफान उठा दिया है, वह मेरी विधुर शांति को छिन्न भिन्न किए डालता है। आपने गरीब की फूस की झोपड़ी में आग लगा दी है, लेकिन मन यह स्वीकार नहीं करता कि यह केवल विनोद क्रीड़ा है। इन शब्दों में मुझे एक ऐसा हृदय दिखाई देता है जिसमें प्रेम की वेदना सही है, जो लालसा की आग में तपा है। मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानूंगा यदि आपके दर्शनों का सौभाग्य पा सका। यह कुटिया अनुराग की भेंटली आपका स्वागत करने को तड़प रहा है। सप्रेम, चोखेलाल। तीसरे ही दिन उत्तर आ गया। कामाक्षी ने बड़े भावुकतापूर्ण शब्दों में कृतज्ञता प्रकट की थी और अपने आने की तिथि बताई थी। आज कामाक्षी का शुभागमन है। शर्मा जी ने प्रातःकाल हजामत बनवाई, साबुन और बेसन से स्नान किया, महीन खद्दर की धोती, कोकटी का ढीला चुन्नटदार कुर्ता, मलाई के रंग की रेशमी चादर। इस ठाट से आकर कार्यालय में बैठे तो सारा दफ्तर गमक उठा। दफ्तर की भी खूब सफाई करा दी गई थी। बरामदे में गमले रखवा दिए गए थे, मेज पर गुलदस्ते सजा दिए गए थे। गाड़ी 9 बजे आती, अभी 8:30 हैं, 9:30 बजे तक यहां आ जाएगी। इस परेशानी में कोई काम नहीं हो रहा है, बार बार घड़ी की ओर ताकते हैं, फिर आईने में अपनी सूरत देखकर कमरे में टहलने लगते हैं। मूंछों में 2-4 बाल पके हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें उखाड़ फेंकने का इस समय कोई साधन नहीं है। कोई हरज नहीं, इससे रंग कुछ और ज्यादा जमेगा। प्रेम जब श्रद्धा के साथ आता है, तब वह ऐसा मेहमान हो जाता है जो उपहार लेकर आता हो। युवकों का प्रेम खर्चीली वस्तु है, लेकिन महात्माओं या महात्मापन के समय पहुंचे हुए लोगों को प्रेम उल्टे कुछ लेकर आता है। युवक जो रंग बहुमूल्य उपहारों से जमाता है, यह महात्मा या अर्ध महात्मा लोग केवल आशीर्वाद से जमा लेते हैं। ठीक 9:30 बजे चपरासी ने आकर एक कार्ड दिया। लिखा था, कामाक्षी।
शर्मा जी ने उसे देवी जी को लाने की अनुमति देकर एक बार फिर आईने में अपनी सूरत देखी और एक मोटी सी पुस्तक पढ़ने लगे, मानो स्वाध्याय में तन्मय हो गए हैं। एक क्षण में देवी जी ने कमरे में कदम रखा। शर्मा जी को उनके आने की खबर ना हुई। देवी जी डरते डरते समीप आ गईं। तब शर्मा जी ने चौंक कर सिर उठाया, मानो समाधि से जाग पड़े हों, और खड़े होकर देवी जी का स्वागत किया। मगर यह वह मूर्ति न थी जिसकी उन्होंने कल्पना कर रखी थी। एक काली, मोटी, अधेड़, चंचल औरत थी जो शर्मा जी को इस तरह घूर रही थी मानो उन्हें पी जाएगी। शर्मा जी का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, सारा अनुराग ठंडा पड़ गया। वह सारी मन की मिठाइयां जो वह महीनों से खा रहे थे, पेट में शूल की भांति चुभने लगी। कुछ कहते सुनते ना बना, केवल इतना बोले, संपादकों का जीवन बिल्कुल पशुओं का जीवन है। सिर उठाने का समय नहीं मिलता, उस पर कार्याधिक से इधर मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। रात से ही सिर दर्द से बेचैन हूं, आपकी क्या खातिर करूं। कामाक्षी देवी के हाथ में एक बड़ा सा पुलिंदा था। उसे मेज पर पटक कर रुमाल से मुंह पोंछकर मृदु स्वर में बोली, यह तो आपने बड़ी बुरी खबर सुनाई। मैं तो एक सहेली से मिलने जा रही थी, सोचा रास्ते में आपके दर्शन करती चलूं, लेकिन जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मुझे यहाँ कुछ दिन रहकर आपका स्वास्थ्य सुधारना पड़ेगा। मैं आपके संपादन कार्य में भी आपकी मदद कर दूंगी। आपका स्वास्थ्य स्त्री जाति के लिए बड़े महत्व की वस्तु है। आपको इस दशा में छोड़कर मैं अब नहीं जा सकती। शर्मा जी को ऐसा जान पड़ा जैसे उनका रक्त प्रवाह रुक गया, नाड़ी छूटी जा रही है। उस चुड़ैल के साथ रहकर तो जीवन ही नरक हो जाएगा। चली है कविता करने, और कविता भी कैसी, अश्लीलता में डूबी हुई। अश्लील तो है ही, बिल्कुल सड़ी हुई, गंदी। एक सुंदर युवती की कलम से वह कविता काम बाण थी। इस डायन की कलम से तो वह प्रणाली का कीचड़ है। मैं कहता हूं, इसे ऐसी कविता लिखने का अधिकार ही क्या है। यह क्यों ऐसी कविता लिखती है? क्यों नहीं किसी कोने में बैठकर राम भजन करती? आप पूछती हैं मुझे छोड़कर भाग सकोगे? मैं कहता हूं आपके पास कोई आएगा ही क्यों? दूर से ही देखकर ना लंबा हो जाएगा। कविता क्या है जिसका न सिर न पैर, मात्राओं तक का इसे ज्ञान नहीं है, और कविता करती हैं। कविता अगर इस काया में निवास कर सकती है तो फिर गधा भी गा सकता है, ऊंट भी नाच सकता है। इसको तो इतना भी नहीं मालूम कि कविता करने के लिए रूप और यौवन चाहिए, नजाकत चाहिए, नफासत चाहिए। भूतनी सी तो आपकी सूरत है, रात को कोई देख ले तो डर जाए, और आप उत्तेजक कविता लिखती हैं। कोई कितना ही क्षुधातुर हो तो क्या गोबर खा लेगा? और चुड़ैल इतना बड़ा पोथा लेती आई है, इसमें भी वही परनाले का गंदा कीचड़ होगा। उस मोटी पुस्तक की ओर देखते हुए बोले, नहीं नहीं, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता। वह ऐसी कोई बात नहीं है, 2-4 दिन के विश्राम से ठीक हो जाएगा। आपकी सहेली आपकी प्रतीक्षा करती होंगी। आप तो महाशय जी संकोच कर रहे हैं। मैं 10-5 दिन के बाद भी चली जाऊंगी, कोई हानि ना होगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी जी। आपके मुंह पर तो आपकी प्रशंसा करना खुशामद होगी, पर जो सज्जनता मैंने आप में देखी है वह कहीं नहीं पाई। आप पहले महानुभाव हैं जिन्होंने मेरी रचना का इतना आदर किया, नहीं तो मैं निराश ही हो चुकी थी। आपके प्रोत्साहन का यह शुभ फल है कि मैंने इतनी कविताएं रच डाली। आप इनमें से जो चाहें रख लें। मैंने एक ड्रामा भी लिखना शुरू कर दिया है, उसे भी शीघ्र ही आपकी सेवा में भेजूंगी। कहिए तो 2-4 कविताएं सुनाऊं? ऐसा अवसर मुझे फिर कब मिलेगा? यह तो नहीं जानती कि कविताएं कैसी हैं, पर आप सुनकर प्रसन्न होंगे, बिल्कुल उसी रंग की हैं। उसने अनुमति की प्रतीक्षा न की, तुरंत पोथा निकालकर
एक कविता सुनाने लगी। शर्मा जी को ऐसा मालूम होने लगा जैसे कोई भिगो कर जूते मार रहा है। कई बार उन्हें मतली आ गई, जैसे 1000 गधे कानों के पास खड़े अपना स्वर अलाप रहे हों। कामाक्षी के स्वर में कोयल सा माधुर्य था, पर शर्मा जी को इस समय वह भी अप्रिय लग रहा था। सिर में सचमुच दर्द होने लगा। वह गधी टलेगी भी या यूं ही बैठी सिर खाती रहेगी? इसे मेरे चेहरे से भी मेरे मनोभावों का ज्ञान नहीं हो रहा है। उस पर आप कविता करने वाली हैं। इस मुंह से तो महादेवी या सुभद्रा कुमारी की कविताएं भी घृणा ही उत्पन्न करेंगी। आखिर ना रहा गया। बोले, आपकी रचनाओं का क्या कहना? आप यह संग्रह यहीं छोड़ जाएं? मैं अवकाश में पढ़ूंगा। इस समय तो बहुत सा काम है। कामाक्षी ने दयाद्र होकर कहा, आप इतना दुर्बल स्वास्थ्य होने पर भी इतने व्यस्त रहते हैं। मुझे आप पर दया आती है। आपकी कृपा है। आपको कल अवकाश रहेगा? जरा मैं अपना ड्रामा सुनाना चाहती थी। खेद है, कल मुझे जरा प्रयाग जाना है। तो मैं भी चलूं आपके साथ? गाड़ी में सुनाती चलूंगी। कुछ निश्चय नहीं किस गाड़ी से जाऊं। आप लौटेंगे कब तक? यह भी निश्चय नहीं। और टेलीफोन पर जाकर बोले, हेलो, नंबर 771। कामाक्षी ने आधा घंटे तक उनका इंतजार किया, मगर शर्मा जी एक सज्जन से ऐसी महत्व की बातें कर रहे थे जिसका अंत ही ना होने पाता था। निराश होकर कामाक्षी देवी विदा हुई और शीघ्र ही फिर आने का वादा कर गई। शर्मा जी ने आराम की सांस ली और उस पोथे को उठाकर रद्दी में डाल दिया और जले हुए दिल से आप ही आप कहा, ईश्वर ना करे फिर तुम्हारे दर्शन हो। कितनी बेशर्म है, उल्टा कहेंगी। आज इसने सारा मजा किरकिरा कर दिया। फिर मैनेजर को बुलाकर कहा, कामाक्षी की कविताएं नहीं जाएंगी। मैनेजर ने स्तंभित होकर कहा, फार्म तो मशीन पर है। कोई हरज नहीं, फार्म उतार लीजिए। बड़ी देर होगी, होने दीजिए, वह कविताएं नहीं जाएंगी। थैंक यू। स्टोरी समाप्त। तो ये थे हमारे रसिक संपादक सुषमा जी। बहुत ही जी। खूब मिलाई आपने हमें इनसे। जी। क्या आपकी मुलाकात कैसी रही रसिक संपादक जी के साथ? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कहानी पढ़ने में, सुनने में बहुत मजा आया। प्रेमचंद जी की कहानी के हिसाब से बिल्कुल अलग कहानी थी। मैं तो इसको पढ़ने से पहले मैं सोच भी नहीं सकती थी कि प्रेमचंद जी ऐसी कहानी भी लिख सकते हैं। एक्चुअली जब मैंने पहली बार ये कहानी पढ़ी थी तो तब मैंने भी यही सोचा था कि भाई ये कहानी लग ही नहीं रहा है कि प्रेमचंद जी ने लिखी है, क्योंकि उनकी कलम से जितनी कहानियां पढ़ी है, जी, जितनी कहानियां सुनी है, उससे एकदम अलग है। एकदम अलग है। इस तरह का किरदार बनाना भी मुझे नहीं लगता इस तरह का किरदार उन्होंने अपनी कोई भी कहानी में इस्तेमाल भी किया है। सही कह रहे हैं आप। और मुझे वैसे आपका चश्मा लगाने का स्टाइल भी बहुत अच्छा लगा संपादक के लिए बहुत ही अच्छा टच था। जी, थैंक यू। थोड़ा सा कमेंट्स की ओर भी देख लेते हैं, बहुत लोगों हाँ को जी, कहानी पसंद आ रही है। जी। दीप्ति जी कह रही हैं, प्रेमचंद जी ने इतनी रसिक कहानी भी लिखी हुई है, ये आज पता चला। ये सही है, मेन बात तो यही है। वैसे देखा जाए तो ये एक मतलब अगर इमेजिन किया जाए तो एक विदुर संपादक है जी, जिन्होंने भाई बहुत कुछ इमेजिन किया है, और जब इमेजिनेशन के उपरांत चीजें होती है तो भाई उनका रिएक्शन देखने लायक होता है। सही है। और देखते हैं, अनुपम चितकारा जी कह रही हैं, वेरी नाइस रिसाइटेशन। सो मुबारक थैंक हो यू, आपको सुषमा जी। थैंक यू। सब लोग तालियां बजा रहे हैं। जी, बहुत पूनम जी आभार। ने भी एक बहुत ही अच्छी बात कही कि भाई प्रेमचंद जी ने ये कमाल की कहानी लिखी है, हर भाव को आपने बखूबी निभाया सुषमा जी। जी, बहुत शुक्रिया पूनम जी, बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारी इस हफ्ता की सारी अनसुनी कहानियां खत्म हुई। आशा है कि आपने सारी अनसुनी कहानियां सुनी हैं। अगर नहीं सुनी तो इंडी पॉडकास्टर के पेज या हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सुन सकते हैं। सारे वीडियोस अभी भी वहां उपलब्ध हैं। ये सिलसिला अभी भी आगे चलता रहेगा।
हम हर सप्ताह गुरुवार से रविवार तक शाम 7 बजे आपके पास कहानियां लाते रहेंगे अगले 2 सप्ताह और। तो सुनते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को लाइक कीजिए ताकि आप कोई भी अनसुनी कहानी मिस ना करें। इसी के साथ में आज जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू। बाय सभी को, सुनने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।